अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा भाई, आज नौजवानों के पुरजोर असरार पे तो मैं फिर आपको ना वो जो सैंपल सॉफ्टवेयर है वो दिखाता हूँ सामने। एक वैसे ही जिस तरह हम नॉर्मल कैश फ्लोज बना रहे होते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह, वो एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। जरा एक बार सामने आ जाए कि हाँ सर ने सॉफ्टवेयर दिखाया है, और एक ग्राफ वाला दिखा देता हूँ। ये काम करते हैं। फिर मैं आपको ना वो ग्राफ वाला जो खोलूंगा, जो मैंने आपको कैपिटल राशनिंग के सवाल की प्रैक्टिस करानी थी, उसी को ऊपर ही करा दूंगा। लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है ग्राफ, उससे अच्छा तो शायद स्टूडेंट हाथ से बना देता ज्यादा बेहतर था। लेकिन चलो खैर, है तो है। फिर क्या चीज, ये जो अब इस लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, बस एक सवाल और करा रहा हूं, फिर बस बहुत है मेरी तरफ से। तो फिर इसके अलावा जितने सवाल इस चैप्टर में रह गए हैं ना, वो आपकी मर्जी है। और ये मैं खत्म करके ना तो फिर आपको आईकैप की बुक से भी बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आईकैप की बुक में हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। बुक ले जाना तो अलाउड नहीं है, लेकिन आईकैप की बुक मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार उसको करें रीड। अच्छा जी, अच्छा मेरी ना बड़ी मुखलिस एडवाइस है आप लोगों को कि सुस्ती बिल्कुल ना करना, और ये ना सोचना कि खैर है वर्ड एक्सेल या ना लिख लेंगे। बेशक वर्ड एक्सेल जैसा ही है, लेकिन जब तक आपने इसमें लिखने की प्रैक्टिस नहीं ना की होगी, और वो भी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कि आपके लिए बहुत हैंडी हो जाए वर्किंग्स करना, टाइपिंग करना, तब तक आपको पेपर में एक पेपर का प्रेशर अलग होगा और इसको यूज करने का एक प्रेशर अलग होगा। तो इसलिए जिन्होंने भी एग्जाम देना है, जून में कभी भी जिंदगी में देना है, वो इसकी जरूर मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम पॉसिबल। और जो जो फनकारियां इसमें, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि आपने पास करना है, मैंने थोड़ी इसको करके पास करना है, तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूं कि आप उसको ना मैक्सिमम इसके अंदर सारे फंक्शन करें। इसमें जो पंगे लेने इसके साथ लें, करें जरूर। सिर्फ ये ना सोचना कि देखी जाएगी, नहीं। अच्छा, जिनको बिल्कुल ही नहीं पता तो शुरू से बता देता हूं। जब आप आईकैप की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे और ये पढ़ा जा रहा है, माई प्रोफाइल में गए। जब माई प्रोफाइल में जाएंगे ना तो वहां पर छोटे छोटे वो टैब्स आ रहे होंगे, तो प्रैक्टिस टेस्ट फॉर सीफैप में आ जाना। अब आपको ना यहाँ पर 4 चीजें नजर आ रही हैं। हाउ टू रन द प्रैक्टिस टेस्ट, डाउनलोड प्रैक्टिस टेस्ट, एक ये है, और एक है हाउ टू रन ग्राफ प्रैक्टिस टेस्ट और डाउनलोड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ। तो मैं आपको ना एक ये वाला बस ऐसी रैंडम डाटा, यानी कोई सवाल नहीं सॉल्व कर रहे होंगे, बस सिर्फ कैलकुलेशन की शक्ल दिखा रहा हूँ। एक ये सवाल की शक्ल दिखा देता हूँ, और एक जो मैंने आपको कैपिटल राशनिंग करवाना था पास्ट पेपर का सवाल, वो मैं इसके ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, करना क्या आपने, करना यह है कि ये जो दोनों डाउनलोड वाले हैं, इनको डाउनलोड करना। ये जिप फाइल मिलेगी WinRAR जो, और उसको फिर आप अपने पास कर लेना। अच्छा, जब आप उसको खोल लेंगे तो वो कुछ ये शक्ल मिलेगी आपको। ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है, जब आप इसको ओपन कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो बेशक आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, कोई मसला नहीं है। कुछ फोल्डर आ रहे होंगे, कुछ ये फाइल्स आ रही होंगी। इनमें एक ना असेसमेंट मास्टर होगा, ये एक एक्सी फाइल है, असेसमेंट मास्टर। इस फोल्डर में, यानी डाउनलोड प्रैक्टिस टेस्ट, इसको भी जब आप अनजिप करेंगे तो ऐसा ही होगा। और डाउनलोड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ, वो आपको कुछ इस तरह की शक्ल मिलेगी। वो भी इसी तरह से जब एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी ना, तो उसके अंदर भी इसी तरह का एक एक्सी फाइल आ रही होगी, असेसमेंट मास्टर। ये है आपके लिए सैंपल टेस्ट, जिसको आप जितनी दफा मर्जी खोलें और जितनी दफा मर्जी सॉल्व करें। ये जो बाकी है हाउ टू रन, ये इन्होंने गाइडेंस दी हुई है। यही चीज मैंने भी ज़बानी बता दी है, ये ग्राफ वाला नहीं, ये बताता हूं। आप जब वहां पर गए और डाउनलोड कर लिया, ये इन्होंने ये गाइडेंस के 3 पेजेस रखे हैं, डाउनलोड कर लिया, फिर आपने जब उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ये फोल्डर आ जाएगा। उस फोल्डर के अंदर ये लिस्ट है जिसमें से मैंने आपको असेसमेंट मास्टर बोला था, एक्सी फाइल। इसको डबल क्लिक करेंगे ना जब, तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर ये विंडो आ जाएगी, और इस विंडो में आपसे वो स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड मांग रहा होगा। अपना पासवर्ड लॉगिन आईडी नहीं देना, ये इन्होंने सारी दुनिया के लिए बनाए हुए हैं। ये लिस्ट दी हुई है नीचे। आप जिस पेपर का डेमो लेना चाहते हैं, जैसे मैं भी BFD करूंगा, तो BFD के लिए ये लॉगिन और पासवर्ड दिया हुआ है। इससे उस स्क्रीन के अंदर वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुलेगी, जो भी आपका डिफॉल्ट है उसके अंदर खुलेगी। और ये वो कह रहे हैं जी आप जितनी दफा मर्जी सॉल्व करें, है रीडेबल। ईच प्रैक्टिस टेस्ट कैन बी रन मल्टीपल टाइम्स। और जब पेपर कंप्लीट हो जाए, आप वो कह रहे जी दोबारा आप डिफरेंट ब्राउजर पे आ जाएं, फिर बेशक आप दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, जितनी दफा मर्जी करें, कोई मसला नहीं है। ये इन्होंने गाइडेंस दी हुई थी इस प्रैक्टिस टेस्ट वाले के लिए। इसके लिए आप जब ये एक्सी फाइल खोल लेंगे ना, तो फिर आपने लॉगिन पासवर्ड लगाना है, ये वाले जो पेपर भी आप सैंपल करना चाहें। ऑडिट भी है, कॉर्पोरेट लॉ भी है, सारे पेपर हैं, सारा सीफैप, MSA, सारा कुछ है इसके अंदर। MSA, हाँ MSA भी है। तो ये सारा अवेलेबल है।
इसको आप जितनी दफा मर्जी ट्राई करें, और मैं कहूंगा कि बार बार करें अगर वाकई पास होना चाहते हैं तो। चलिए करके दिखाता हूं। तो पहले मैं आपको एक ऐसी रैंडम सा सवाल सिर्फ एक्सेल की शक्ल सामने रखने के लिए वो बना के दे रहा हूं। अभी पेपर खुल गया एक सामने, और ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपको पेपर पे भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, ये भी देख लेके करके पढ़ लें। इनमें कुछ जो है वो ये तो सीसा तक आप लोग पहुंच गए तो आपको पता ही होगा, जो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा उसके थ्रू लॉगिन करना है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। ये 3.25 घंटे एनी सीक्वेंस। अच्छा एक अच्छी बात, क्वेश्चन में भी रेंट इन एनी सीक्वेंस, मैं भी आपको उसका सॉफ्टवेयर भी खोल के दिखाता हूं। ये हर मिनट में ऑटो सेव हो रहा होगा, ऑटो सेव हुआ जा रहा होगा। अच्छा, जो आपने पेपर सॉल्व करना है ना, वो एक वर्ड की तरह की फाइल है RTF, ये उसके अंदर करना है। ये वाला पॉइंट पढ़ लें बोल्ड खास तौर पे। एक RTF की फाइल होगी वर्ड जैसी, और एक एक्सेल की तरह की वर्कशीट होगी। वर्किंग कर रहे होंगे हम लोग इस वर्कशीट नहीं, RTF पे नहीं, स्प्रेडशीट के ऊपर वर्किंग हम इस पे कर रहे होंगे। और सवाल की मेन वर्किंग भी हो सकती है, रफ वर्किंग अंधी भी हो सकती है, लेकिन जो भी वर्किंग करेंगे और उसको आप अपने सोल्यूशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, एनी वर्किंग परफॉर्म्ड इन द स्प्रेडशीट विंडो विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर मार्किंग। एग्जामिनीज मस्ट कॉपी एंड पेस्ट एनी वर्किंग फ्रॉम स्प्रेडशीट टू RTF विंडो। ये करना नहीं भूलना, और ये आप जब बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना सॉफ्टवेयर पे तो आदत रहेगी, वरना भूल जाएंगे। और बाकी जो है वो एक की वर्किंग जो है वो अगले क्वेश्चन में भी कॉपी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये चीज मेरे ख्याल में इसकी इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, मतलब पढ़नी चाहिए नहीं, जितनी को आपको जरूरत होगी उतना इस वर्कशीट के अंदर फार्मूले लग सकते हैं, फंक्शंस भी हैं। लेकिन वैसे कह रहे हैं कि आप वर्ड एक्सेल साइट पे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो फाइल अपलोड नहीं होगी। आंसर आपका RTF के अंदर होगा, और जो स्प्रेडशीट की विंडो खुली होगी, ये एक बुरी बात है, लेकिन वो भी आप जब तक प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे, आप यूज टू नहीं होंगे। एक लैपटॉप की स्क्रीन है, उसी में एक साइड पे पेपर चलना है, उसी में एक हिस्से में वर्ड आना है, और उसी के एक हिस्से के अंदर एक्सेल आना है। तो ये आप जब तक प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे, आप यूज टू नहीं होंगे। पेन पेपर भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। चलें जी। अच्छा, आप देखिए ये क्वेश्चंस की लिस्ट आ रही है, ऊपर देखें टॉप पे, जो मर्जी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, यानी कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं कि आप तरतीब से चलें। क्वेश्चन 4 खोल लें, क्वेश्चन 4 खोल लें, नहीं पसंद आया क्वेश्चन 8 खोल लें, इसमें था ही नहीं शायद। हाँ 5 था बस, जो मर्जी क्वेश्चन खोल लिया। अच्छा, इसको साइड पे कर दें, जगह कह रहा है फजूल में। ये पेपर बीच में ले आए, ये जो पोर्शन है ना, ये सारा ये RTF है, अंग्रेजी इसके अंदर आनी है, और ये जो नीचे है ये वो स्प्रेडशीट है। हाँ, ये आप जरूर कर सकते हैं, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। और मैंने क्वेश्चन 2 खोला हुआ है, जिसका पार्ट A और पार्ट B भी कोई होगा, इन्होंने अभी यहाँ पर सिर्फ पार्ट A लिखा हुआ है, तो ये आपको आंसर भी ना क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट A लिखा नजर आ रहा है। अगर किसी क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट होंगे, जैसे मैं ये देखें, इसके मल्टीपल पार्ट है ना, तो ये आपको मल्टीपल पार्ट भी इधर नजर आ रहे हैं। अब इस पार्ट का आंसर इसके अंदर ही होना है, ये इधर ही होना है। अच्छा, मैं चूंकि आपको ये सिर्फ और सिर्फ एक बार सामने दिखाने के लिए बता रहा हूं, तो मैं पेपर को थोड़ा सा कम कर लेता हूं, इसको बढ़ा लेता हूं, और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अगर आपने एक्सेल यूज किया हुआ है तो काम की चीजें काफी सारी हैं। ये आप जब तक इसको खुद ही नहीं ना तजुर्बे करेंगे, ये नंबर सारे वही 1000 सेपरेटर कॉमा जो होता है वो इसके अंदर मौजूद है, बॉर्डर्स वगैरह भी सब इसके अंदर मौजूद है। ये फॉन्ट स्टाइल आ रहा है, कलर, ये बॉर्डर आ रहे हैं, बोल्ड वगैरह, कॉपी पेस्ट आ गया, इंसर्ट है, शेप्स इंसर्ट करनी है। लेकिन इसमें इंसर्ट करने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ से जब ऊपर कॉपी होना है ना, तो वो शेप्स वगैरह सब इधर उधर हो जानी है। और डाटा है। अच्छा, डाटा में एक चीज थी जो मुझे किसी ने कहा था नहीं होती, लेकिन मुझे इसमें नजर आ गई थी। पता नहीं, मैं एक चीज देख रहा था, मुझे किसी ने कहा था जी नहीं होती सॉफ्टवेयर, लेकिन मुझे नजर आ गई थी। अब मुझे वो याद नहीं आ रही कि क्या चीज थी। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रही, कोई चीज थी जो मैंने सोचा था कि ये तो है, मुझे दूसरे का था नहीं है। अच्छा खैर, अब देखिए, ये स्प्रेडशीट है, काफी हद तक एक्सेल जैसी है,
तो हम आंसर के शुरू कर लेते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ वाटर फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट, ये हमने यहां से शुरू कर लिया। 0 1 2 3 4 5। ये जब आप जितनी ज्यादा आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी ना उतना ज्यादा आपका इस पे हाथ चलना शुरू हो जाएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हाथ चलेगा, नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो नहीं होगा। अच्छा, बाकी मैं नीचे इधर वर्किंग में दिखा के F2 नहीं होता भाई, F2 नहीं होता इसमें, ये आपको इसी पे डबल क्लिक करके इसको दोबारा राइटिंग में लाना पड़ेगा। अच्छा, फिक्स कॉस्ट 1 में लिख लेते हैं -20 मिलियन। उसके बाद इसको 5% इन्फ्लेट करना है, इक्वल इनटू 1.05, ये हो गया। और ये कॉपी होके आगे कंट्रोल V सब में पेस्ट हो गया। ड्रैग नहीं होगा, कंट्रोल V हो जाएगा, कंट्रोल C करके कंट्रोल V हो जाएगा। ये हमने सारी फिक्स कॉस्ट को इन्फ्लेट कर लिया। अच्छा, उसके बाद ये नीचे चलते हैं, वर्किंग में आ जाते हैं। सेल प्राइस, अब जो सेल प्राइस है जो 0 वाली थी, ये मैं 0 दोबारा लिख देता हूं। 0 वाली थी यानी जो करंट फिगर थी मैंने वो लिखी 500, और उसके बाद इसने इन्फ्लेट होना है 8%। ये कंट्रोल C कंट्रोल V करके सारी प्राइस आ गई। ये इन्फ्लेशन चेक करा दी और यूनिट्स लिख लेते हैं। यूनिट्स हैं जी 10 मिलियन। यूनिट्स ने 10% ग्रो करना है, उसके बाद इसने 20% डाउन हो जाना है, और उसके बाद उसने 25% डाउन हो जाना है। ये यूनिट्स आ गए इनटू ये और डिवाइडेड बाय ये, मिलियन में आंसर आ गया। अच्छा नहीं, मैंने ऑलरेडी मिलियन लिखे हैं, नहीं। ले जी, और ये यहां पर आगे ये पेस्ट हो गया। ये सेल्स आ गई, इन्फ्लेट भी करके दिखा दिया, यूनिट से मल्टीप्लाई भी करके दिखा दिया, और डिस्काउंट भी करके दिखा देता हूं। अच्छा, ये ऐसी रैंडम फिगर लिख देता हूं। जी जी, जब तक आपको पेस्ट करके ऊपर नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं होंगे, इसको ऊपर पेस्ट करके लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ ये लगा दिया बॉटम। अच्छा, इस तरह की चीजें ना आपको खुद ही तजुर्बे करके एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप मेरा यहाँ आईटी का इम्तिहान ना लेके मैं आपको पूरा सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर करके, तो आपको सारा बेटे ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये नहीं एक्सपेक्ट करें। मैं सिर्फ आपकी पब्लिक डिमांड के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए ये इसमें वो जो एक्सेल में होता है ना आल्ट और ऊपर वो प्लस, तो वो इसमें नहीं होता, तो कोई बात नहीं, वैसे सम कर लिया। इसके बाद ये यहाँ पेस्ट हो गया, और ये देखें डिस्काउंट फैक्टर जो आपको तरीका सिखाया था, डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं कितना, 12%। चलो 12 लिख लिया। अब 0 पे आ गया 1, उसके बाद ये साइड वाला डिवाइडेड बाय 1.12, और ये कॉपी पेस्ट हो गए, सारे फैक्टर आ गए। और ये अब ये एक्सेल पे बड़े आराम से हो जाना था शॉर्ट कीज की वजह से, लेकिन ये नहीं हो रहा यहाँ पर। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे ये नहीं होगा पेपर में बैठ के। एनपीवी सम -4500 सम, ये एनपीवी आ गई जी। और ये जो हमने ऊपर सवाल शुरू किया था, ये यहां से वर्किंग उठाई
कॉपी, और ये यहां लाके हमने पेस्ट कर दी। उसने सारी कॉलम विड्थ सब खुद ब खुद एडजस्ट कर देना है। और जब हमने सारा टेबल यहां बना दिया, कंक्लूजन, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, एबीसी शुड प्रोसीड विद द न्यू प्रोजेक्ट। ले, ये अब आपका सवाल, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये पेपर का सोल्यूशन है। ये आपकी वर्किंग के लिए स्प्रेडशीट थी, यहां से कॉपी करके ऊपर पेस्ट जरूर करना। अब जब तक आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी ना, ये आपके पेपर में यूज करना आपको बहुत मुश्किल देगा। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, सेव है वो। अब हम यहां से जाना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, तो यहीं से हम खोल के क्वेश्चन 4 पे चले जाते हैं। फिर याद आया कि जो क्वेश्चन 2 में एक बात रह गई, किधर गया सारा? है क्वेश्चन 1 था ये है जी, जो आपको पेपर में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना होगा। हाँ जी, बच्चे खुश हैं? अच्छा, अब मैं ग्राफ वाला एक सवाल करता हूँ। अच्छा, अब आपने इसको प्रेजेंट किया हुआ, जैसे हमने यहाँ पर कहा यार ly into 1.05, तो ये बात बतानी पड़ेगी ना। देखें, जो कुछ पेपर पे लिख के दिखा रहे होते थे वो भी इस पे भी लिख के दिखाना है। बस सिर्फ जो पेपर था वो कंप्यूटर है, वरना सारा कुछ जो वहां पेपर में लिख के दिखाना होता था अभी भी लिख के दिखाना है। क्योंकि आपने जब यहां से कॉपी पेस्ट कर लिया ना, तो ये कोई फार्मूला तो नहीं दिखा नजर आ रहा कि वो एग्जामिनर खुद ही देख ले क्या फार्मूला लगाया हुआ है, तो इसलिए आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। अब चाहे आपको नीचे लिख देते, चाहे आपको यहां याद आया तो आपने यहां लिख दिया, ये ले यहां लिख दिया, वहां डायरेक्टली लिख दिया मैंने, लेकिन लिख के दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, ओके। अभी आपने खुद करनी है इसके ऊपर प्रैक्टिस। अच्छा, ये हमने एक नॉर्मल जो सवाल कोई भी था ये वो किया। अगर कोई सवाल जिसमें ग्राफ बनाना बनता है, जैसे हम कैपिटल राशनिंग करने लगे, तो उस सवाल को कैसे देखना है वो भी देख लें। ये जो जब आपने ये वाला डाउनलोड किया हुआ है ना, तो ये वो पेपर है जो मैंने खोला था, और जब आप ये वाला डाउनलोड करेंगे तो उसमें वो क्वेश्चंस होंगे जिनमें ग्राफ बना करता है। और इसके लिए भी ना, नहीं, ये वाला पासवर्ड लोगे ना, ये PQG और 1 2 3। अच्छा, वैसे जो इनके नाम लिखे हुए हैं उससे भी आइडिया हो ही जाया करता है, लेकिन एक बार ना जब आप इसको खोलेंगे तो तसल्ली से इसको पढ़िएगा जरूर। इन्होंने टूल समझाए हुए हैं। एक ग्राफिंग का पोर्शन है वो मैं भी दिखाता हूं, उसमें उन्होंने ऑलरेडी जो पेपर होता है ग्राफ वाला, डब्बे बने होते हैं वो ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, और एक है जिसमें सादा पेज है, वो आपको कह रहा है जी आपने खुद बनाना है तो बना ले। वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन जिसने जो खुद तजुर्बे करके करना चाहे वो जरूर कर ले। तो इन्होंने ना ये सारे टैब्स बताए हुए हैं कि इनका मतलब क्या है। वैसे जो यूज करेंगे तो तजुर्बे से पता चल जाएगा, लेकिन एक बार इनको अच्छी तरह पढ़ लेना तजुर्बे करने से पहले कि इन टैब्स का मतलब क्या है, सारा उन्होंने समझाया हुआ है। लेकिन बाकी आपको तजुर्बे करने पड़ेंगे। और एक फ्री ड्राइंग टूल है, ये उसको उन्होंने समझाया हुआ। अच्छा ठीक है जी, हम तैयार हैं। सही है। ये अब मैं आपके ना वो जो कल मैंने पास पेपर का सवाल बोर्ड पे करना था, ये दिसंबर 18, ये आप अगर गौर करें तो ये वही है जिसका हम पार्ट बी बोर्ड पे कर चुके हुए हैं। अगर यहां से पढ़ा जा रहा है तो यहां से पढ़ लें, नहीं तो बुक में पढ़ लें। दिसंबर 2018, मार्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इसको मैं इधर सॉल्व करके दिखाता हूं, पढ़ लें। चलिए, नहीं वो लीनियर प्रोग्रामिंग में 3 प्रोजेक्ट नहीं टेस्ट होंगे, क्योंकि लीनियर ना 2 वेरिएबल हैं बस। 3 प्रोजेक्ट हुए तो फिर तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे, फिर तो 3 एक्सेस में जाना शुरू हो जाएगा। कहाँ? नहीं ना, ए एंड सी इकट्ठे थे।
जी पढ़ लिया। अच्छा, कैसे पता मल्टीपल पीरियड? पैसा मल्टीपल पीरियड में चाहिए, यहां नहीं पढ़ा जा रहा, बुक से पढ़ लें। और यहां पैसा चाहिए हमें 1000 मिलियन से भी ऊपर, जबकि अवेलेबल है 800 मिलियन। यहां हमें पैसा चाहिए 170 मिलियन, जबकि पैसा अवेलेबल है 134 मिलियन। तो मल्टीपल पीरियड में रिस्ट्रिक्शन मौजूद है। और पार्ट बी किया था कि अगर प्रोजेक्ट्स इंडिविजिबल हैं, उसमें हमें चाहे मल्टी पीरियड हो चाहे सिंगल पीरियड हो, तो क्या लगाने होते हैं। पार्ट ए था प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हैं, तो अगर डिविजिबल हैं तो मल्टीपल पीरियड लीनियर प्रोग्रामिंग से ही हल होगा। अच्छा, चूंकि मैंने आपको कल कहा था करने को और मुझे लगता है पता नहीं किया नहीं किया, ये मैं ऐसी तरह तसल्ली के लिए ना ये दोबारा दिखा रहा हूं। मैंने आपको कहा था बस ये एग्जांपल देख लें, इसका सलूशन अच्छी तरह देख लें। ये कल जो एग्जांपल देखने को कहा था, दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों की एनपीवी अच्छी है, पॉजिटिव है, और ये इनमें टाइम 0 पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये इनमें टाइम 1 में इन्वेस्टमेंट चाहिए। मल्टीपल पीरियड राशनिंग है क्योंकि पैसे अवेलेबल 90,000 है टाइम 0 पे और 60,000 है टाइम 1 पे, इसलिए मल्टीपल पीरियड राशनिंग है। और चूंकि प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हैं, अच्छा कैन नॉट भी होगा, कैन नॉट भी, ये कैन नॉट लिखता हूं मैं भी, बट कैन बी स्केल डाउन। और एक्स और वाई हो गए ए और बी का पोर्शन, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, इनकी एनपीवी मैक्सिमाइज होनी है, तो इनकी एनपीवी मैक्सिमाइज हो गई 15,000 एक्स 28,000 वाई। कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, एक तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं, टाइम 0 पे इतने इतने पैसे चाहिए जबकि अवेलेबल इतने हैं, टाइम 1 पे इतने इतने पैसे चाहिए जबकि अवेलेबल ये हैं। एक तो पैसों का 2 डिफरेंट टाइम लाइन पे कंस्ट्रेंट है। एक कंस्ट्रेंट ये है कि हम प्रोजेक्ट ए को, अच्छा नहीं सही है, कैन बी स्केल्ड अप, सही है, प्रोजेक्ट ए कैन बी स्केल्ड अप बट कैन बी स्केल डाउन टू अ मैक्सिमम ऑफ 20%। यानी हम इसको सिर्फ स्केल डाउन करने लगे तो 20 तक ला सकते हैं, उससे नीचे नहीं ले जा सकते। तो एक कंस्ट्रेंट आ गई कि x 0.2 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। और जो y है ये स्केल अप नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट बी कैन बी स्केल डाउन बट कैन नॉट बी स्केल्ड अप, यानी 1 से ऊपर नहीं जा सकता, जो है उतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसलिए 1 से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये 4 कंस्ट्रेंट्स आ गई। फिर इन चारों कंस्ट्रेंट्स को मैंने ग्राफ पे ड्रॉ किया और ग्राफ की शक्ल बन गई कुछ ऐसी। और हम चूंकि इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर अंदर रह सकते थे, तो सारी दीवारों के अंदर घिरने के बाद हमारे पास ये एरिया बन गया। तो इन 4 पॉइंट्स को, ये तो 0 ही है, नहीं 0 से बेहतर है, A B C D E, इन 5 पॉइंट्स को सॉल्व करना पड़ा। और आप अगर पेपर में ग्राफ एक्सेल में बना भी लेंगे ना, तो उसको जब ऊपर कॉपी करने लगेंगे तो वो कॉपी नहीं होगा, तो इसलिए आप एक्सेल में ग्राफ नहीं बना सकते। ये मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है, ये मैंने डब्बे बराबर करके, तो ये मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है, लेकिन पेपर में आप एक्सेल में नहीं बना सकते। पेपर में आपको उस ग्राफ के पोर्शन पे ही बनाना पड़ेगा। चलें सवाल पे आते हैं। यार देख भी रहे हैं कि सो रहे हैं? है? क्या चीज? फ्रीक्वेंटली नहीं, टोटल 2 दफा है, एक दिसंबर 18 और एक दिसंबर 23, बस। उसके अलावा बीएफडी में कहीं ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ जो पढ़ा रहा हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग बीएफडी में टोटल 2 दफा है, दिसंबर 18 जो करा रहा हूँ और एक दिसंबर 23 है, वो होमवर्क देकर डिस्कस कर दूंगा। अच्छा जी, तो अब हमने पार्ट ए सॉल्व करना है जिसमें हमने लीनियर प्रोग्रामिंग करके देनी है। अच्छा, आपको इन प्रोजेक्ट्स की एनपीवी दी हुई है? नहीं दी हुई ना, तो हम पहले वर्कशीट में चलते हैं और यहां एनपीवी निकालते हैं। क्या हुआ? नहीं, वो अदर पैसे डाल के निकाली थी।
अब ये सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स की एनपीवी निकालनी है। तो पहले हम लोग निकालते हैं ए एंड सी, 0 1 2। अच्छा, ए के कैश फ्लोज क्या है? 290 है और 79 है और 715 है। और सी के कैश फ्लोज क्या है? 110 है और +9 है और 163 है। ये हमने इनके कैश फ्लोज लिखे। नजर आ रहा है? अच्छा, डिस्काउंट रेट क्या है? डिस्काउंट रेट है 12%। तो ये आ गया 1 और ये आ गया दिस डिवाइडेड बाय 1.12। अब देखिए, प्रैक्टिस होगी तो ये स्पीड बनेगी। अब ये काम ये ऐसे हो जाना था कागज पेंसिल से, लेकिन अब ये देर लग रही है इसके ऊपर। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, और अगर आपको लगता है सर आप सारे सवाल आप किया करें, तो वो मेरी प्रैक्टिस होगी, आपकी नहीं होगी। ये आपको करने पड़ेंगे सवाल लिख के। 2 पेपर फुल तो करनी है, उसके अलावा सारी प्रैक्टिस आप इस पे बार बार करें, सारे पंगे लेके देखें, इनके सारे टैब्स चेक करके देखें। ये इसकी एनपीवी निकल आई। ये मैंने अभी प्रोजेक्ट ए एंड सी किया, ये निकला इसकी एनपीवी। अच्छा, उसके बाद हम बेशक इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट बी आ गया, बी के कैश फ्लोज हो गए। हाँ, और ये इन्हीं फैक्टर्स में अब देखिए सारा कॉपी पेस्ट किया था, तो वो फार्मूले वगैरह सब अपनी जगह मौजूद हैं। और ये इसकी एनपीवी आ गई 209। अब ये हम दोनों एनपीवीज निकाल चुके, तो अब यहां से हमारा आंसर शुरू होता है। हम कहेंगे जी सिंस अच्छा, कैश फ्लो तो मैंने लिखे नहीं। बी के कैश फ्लो क्या है जी? 700 है, 105 है, 1356 है। तो ये बी की एनपीवी आ गई। अब यहां हम आ गए, सिंस प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल एंड देयर इज मल्टीपल पीरियड राशनिंग, देयरफॉर लीनियर प्रोग्रामिंग will be used as follows. स्टेप 1 क्या था जी? डिफाइन वेरिएबल्स। ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिए। x प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड सी और y इज इक्वल टू पोर्शन ऑफ प्रोजेक्ट बी। ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिए। कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है टू मैक्सिमाइज क्या था जी? 237 x प्लस 287 y। ये हमने इसको मैक्सिमाइज करना है। तीसरा स्टेप क्या था? कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है? एक तो टाइम जीरो की कंस्ट्रेंट है, एक है जी टाइम जीरो। और टाइम जीरो की कंस्ट्रेंट ये है कि 400x, ये 400 ये वाला, प्लस 700y लेस देन और इक्वल टू कितना अवेलेबल है? 800। टाइम 1 की कंस्ट्रेंट, टाइम 1 की कंस्ट्रेंट क्या है? 70x प्लस 105y लेस देन और इक्वल टू 134। ये पढ़ा जा रहा है? गैस को गायब कर दूं? नजर आ रहा है? हाँ यार। अच्छा जी, उसके बाद और कोई कंस्ट्रेंट? एक तो टाइम जीरो, टाइम 1 की टाइम लिमिट आ गई, पैसों की लिमिट। और कोई कंस्ट्रेंट? क्या मतलब हुआ इसका? कैन बी स्केल्ड अपवर्ड्स अप टू 50%। तो क्या करूं?
एक हमारी स्केल अप की लिमिटेशन है, जो x है वो लेस देन और इक्वल टू कितना हो सकता है 1.5। इसी तरह स्केल अप जो y है वो भी लेस देन और इक्वल टू 1.5। हाँ जी, और कोई कंस्ट्रेंट? चले, ये 4 कंस्ट्रेंट्स हो गई। उसके बाद क्या काम होता है, हमने इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। प्लॉट कंस्ट्रेंट्स ऑन ग्राफ। अच्छा, अब जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं ना, तो उसने आपको ये ग्राफ के लिए जगह दी हुई है और ये आपकी आरटीएफ का हिस्सा है। देखें, ये जो मैं ऊपर मूव कर रहा हूं ना, ये आरटीएफ है, ये आपका सोल्यूशन है, ये वर्कशीट है, इसको ऊपर कॉपी करना है। आरटीएफ सोल्यूशन है तो इस सोल्यूशन का ही हिस्सा है कि अंग्रेजी लिखने की जगह और ये ग्राफ बनाने की जगह। ये एक सादी जगह दी हुई है कि अगर खुद ही कोई यहाँ ड्राइंग बनाना चाहे बैठ के, फ्री ड्राइंग टूल है। और एक है कि अगर ये ग्राफ पेपर यूज करना चाहिए, ये ग्राफ पेपर है। ये अच्छा नहीं है क्योंकि ग्राफ में अगर डब्बे बनाने तो प्रॉपर स्केयर होने चाहिए। ये आपको स्केयर नजर नहीं आ रहा, आम आंख से पता चल रहा है स्केयर नहीं है। मेरे लैपटॉप पे आइडिया हो रहा है, वैसे वहां लग रहा है स्केयर, लैपटॉप पे स्केयर नहीं लग रहा। तो ये ग्राफ पेपर आपके पास अवेलेबल है, ग्राफ इस पे बनना है। तो वो जो ऊपर हम अंग्रेजी लिख रहे हैं ना, ये हमारे पेपर का हिस्सा ही है, ये कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्राफ चूंकि नीचे बनाना है तो हम सिर्फ यहां इतना कह देते हैं जो हमने इक्वेशंस बनानी है और फिर उनके पॉइंट्स निकालने हैं। ग्राफ तो नीचे हम दिखाई देंगे। एक हम इक्वेशन कह देते हैं 400x + 700y इज इक्वल टू 800 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 के अंदर एक बार x रख लेते हैं 0, तो y का क्या करें, y इज इक्वल टू जी x 0 रख लें तो 800 डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल टू, अच्छा आपके पास कैलकुलेटर भी होगा और ये तो है ही है 800 डिवाइडेड बाय 700 1.14, तो 1.14। और इसी को अगर आप ब्रैकेट की शक्ल में लिखना चाहें तो हमने एक पॉइंट ढूंढ लिया 1.14, ये एक पॉइंट आ गया और इसको चाहे बोल्ड कर ले कि हमने एक पॉइंट ये ढूंढ लिया। फिर इसी तरह से अब की बार हम रख लेते हैं y को 0, तो अगर y को 0 रख लें तो x क्या निकलेगा फिर 800 डिवाइडेड बाय 400 जो कि आ जाएगा 2। तो इसके लिए हम यहां पर दूसरा पॉइंट निकाल देते हैं 2 0। ये हमें एक इक्वेशन के पॉइंट्स मिल गए। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 70x + 105y इज इक्वल टू 134। x रख लें अगर हम 0 तो y क्या आ जाएगा 134 डिवाइडेड बाय 105 जो कि 134 डिवाइडेड बाय 105 1.28 और यहां हमारे पॉइंट को शक्ल मिल गई 0 1.28। और अगर हम रख लें y को 0 तो x इज इक्वल टू 134 डिवाइडेड बाय 70 1.91 और यहां हमारे पॉइंट को शक्ल मिल गई 1.910। ये हमने दूसरी इक्वेशन ढूंढ ली। तीसरा क्या था जी, x इज इक्वल टू 1.5 और ये ऊपर मैं नाम लिखना भूल गया, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 3। अच्छा, इसमें x 0 रख लें और y रख लें तो है जी, तो ये क्या बात हुई, x इज इक्वल टू 1.5। इसका मतलब होगा, चलें ग्राफ पे दिखाता हूं उसका क्या मतलब होगा। और चौथी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 1.5 जो कि है इक्वेशन 4। ये 4 कंस्ट्रेंट्स थी, ये 4 कंस्ट्रेंट्स के हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अच्छा, अब हमने जो पॉइंट्स निकाल लिए ना वो दिखाने तो नहीं चाहिए ग्राफ पे, और आपको बताया था जितने डब्बों के अंदर सवाल रखना चाहते हैं उसके हिसाब से देख लें एक डब्बा कितने का करना है। तो आपको सवाल वाले ने ये 10 डब्बे बना के दिए हैं 10 डब्बे, और ये मैंने चेक नहीं किया कि बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते, शायद नहीं बढ़ सकते होंगे, तजुर्बे करने हैं तो किसी ने कर लेना। 10 डब्बे दिए हमें और ऊपर हमारी वैल्यू कहां तक जा रही है 2 तक जा रही है, तो 0.2 का एक डब्बा कर लेते हैं, एक डब्बा 0.2 कर लेते हैं। 10 डब्बे है ना, तो एक डब्बा 0.2 कर लेते हैं। अब हमने चूंकि नीचे ग्राफ बनाना है तो हम एग्जामिनर को बता देते हैं कि हम स्केल रख क्या रहे हैं, तो हम कह देते हैं फॉर ग्राफ 1 सेल इज इक्वल टू 0.2। ये हमने इसको डिफाइन कर दिया कि हम एक सेल क्या करने लगे। उसके बाद हमने नीचे ग्राफ पे चले जाना है, यानी यहां से हमने फिर स्टेप नंबर 6 ही लिखना था, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। लेकिन हमारे पास इसके लिए फिगर्स कहां से निकलनी है, वो हमारे पास ग्राफ से निकलनी है।
ये यहां तक हाँ जी, नींद आ रही है। स्टेप नंबर 5 जी, चलें ग्राफ पे। अच्छा, अब ना आपके पास ये बार बार फिगर देखनी मुश्किल हो जाएगी, तो उसके लिए आई रिकमेंड कि आप ना कागज पेंसिल तो होगा आपके पास, तो पेंसिल से ना कागज के ऊपर आप एक गंदा बंदा था ये लाइन बना के, अभी पॉइंट 2 है तो शायद आसान होगा कैलकुलेट करना, लेकिन उसके बजाय मेरी रिकमेंडेशन ये है कि गंदा बंदा हमने कौन से पे बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हम एक को क्या कह रहे हैं, पॉइंट 2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 0.2। ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसका फायदा बताता हूं, आप जब इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करने लगेंगे, 0.8 0.1 1.2, ये कागज पे ड्रॉ किए बगैर जबानी भी कर सकते हुए तो जबानी कर लेंगे हम। जब हमने ऊपर बता दिया ना कि हम ग्राफ पे जाने लगे हैं और एक सेल हम 0.2 लेने लगे हैं, तो अब हम चलते हैं ग्राफ पे, और ये बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। अगर मुश्किल नहीं लग रही तो चलो कोई बात नहीं, अगर मुश्किल लग रही है तो आप ये वाला जो डाटा है ना, ये भी कागज पेंसिल इस्तेमाल करके लिख लें। अब देखिए, हमने ये 4 लाइनें ढूंढ ली हुई हैं, ये 4 लाइनें आ गई ना हमारे पास, इनको हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो आप इनके पॉइंट्स या तो स्क्रीन ऊपर नीचे करके देख लें या कागज पे लिख लें पेंसिल से। पहला पॉइंट क्या है, 0 और 1.14, और दूसरा कोना है इसका 2 और 0, ठीक है, ये मुझे भी ज़बानी याद दोहरा देना। एक कोना क्या था, 0 1.14, 0 मतलब x 0 है और इधर 1.14 पे जाना है। अच्छा, अब आपने अगर ये बनाया होगा ना तो ज़बानी भी कर सकते हैं, लेकिन ये बनाने से फायदा ये होगा कि 1.15 कह लेते हैं, तो वो कहाँ आना है, 1 2 3 4 5 है 1.14 भाई, ये 1 है, ये 1.2 है, 1.14 इसके दरमियान में होना है कहीं। अच्छा, अब देखें 1 2 3 4 5 से ऊपर छठे के दरमियान में आना है कहीं, और गौर करते हैं ये 1 और ये 1.2 है, ये दरमियान वाला क्या होगा ना, 1.1 होगा, इनके दरमियान वाला क्या होगा 1.15, यहां पॉइंट आना, यानी 5वें डब्बे से ऊपर जाएं और 3/4, और एक ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है 2। अब देखिए मैं यहां पे आता हूं, ये सादी लाइन उठानी है, सादी लाइन उठा लें, एरो वाली उठानी है, एरो वाली उठा लें, जो दिल करे, ठीक है। मैं सादी लाइन उठा ली मैंने, तो क्या करना था हमने, ये देखिए ये 5 से ऊपर यहां करना था हमने, और यहां से लेके वहां कहां ले जाना था 2 पे, 2 किधर आना है 10 पे, तो यहां से यहां तक खींचना है। बोर्ड पे या कागज पे तो लाइन ऊपर नीचे हो जाती है ना, ये आपको बिल्कुल सही लाइन लगा देगा। तो हम ये 5 से ऊपर यहां से लेते हैं, ये दरमियान आ गया, इस दरमियान का ये दरमियान आ गया, यहां से उठा के तो मैं इसको ये यहां तक ले गया, ठीक है जी, कोई इतराज। अच्छा, इस पे हम लेबल अभी भी लगा सकते हैं, पहले सारा ग्राफ बना लूं फिर भी लगा सकते हैं। ये हमने इक्वेशन 1 बना ली, ये जो है ना, ये टी ये ऐड लेबल है, लेकिन एक चीज जो शायद मुझसे नहीं हो रही या कोई मसला है, ये दबाते हैं ना तो वो ऊपर नहीं फेंक देता डब्बे को, उसको उठा के नहीं चलाना पड़ेगा, और कभी तो एक दफा वो डब्बा लिफ्ट ही नहीं करा रहा था मुझे, तो शायद हो सकता है मेरे पास मसला हो, शायद हो सकता है हर दफा ऐसे ही होता हो, इसको दबाऊंगा तो डब्बा वो ऊपर नहीं फेंकेगा, मुझे वहां से नीचे लाना पड़ेगा। ये हो गई इक्वेशन 1, इसका मैं लेबल भी लगा देता हूं, चले, ये पता नहीं कहां फेंक दिया उसने लेबल है, हाँ कहीं नहीं दिखा रहा लेबल, दोबारा ट्राई करते हैं। पता नहीं, मैं ट्राई कर रहा था तो मुझे भी बड़ी मुश्किल से लेबल मिल रहे थे। तो लिखिए, ये देखा ना, यहाँ फेंक दिया उसने, ये यहाँ फेंका है, यहाँ से उठा के हमें इससे नीचे लाना पड़ेगा। ये अच्छा, ये पकड़ने के लिए ये हम इसको पकड़ के नीचे खींच के लाते हैं। अब देखिए फेंका है नीचे मैंने, पता नहीं कहां नीचे गिर गया शायद। अब ये आप लोग तजुर्बे करके देख लेना कि इसको सीधा कैसे करना है, आएगा इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आएगा। एक और ट्राई करते हैं, ये एक और डब्बा फेंका है, कहां फेंका भाई, कहीं फेंका इसने, है सिस्टम स्लो है, अच्छा
कहीं तो फेंकना यार, कहीं तो है यार, कहाँ है? क्लिक ही कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ, क्लिक ही कर रहा हूँ। हैं? चलो जी, इसमें हम लिखते हैं इक्वेशन 1 और फिर इसको उठा के हम ले जाते हैं नीचे। वो आ गया, किधर गया? अच्छा, समझ तो गए होंगे आप लोग, आएगा आएगा कहीं ना कहीं से तो आ जाएगा। अच्छा, ये हमने एक लाइन खींच ली, दूसरी लाइन क्या थी? दूसरी लाइन थी जी, नहीं 2 0 कर दिया ना, एक लाइन तो हमने बना ली पूरी। एक लाइन है 1.2 है वाई एक्सिस पे 1.28 और 1.91 है एक्स एक्सिस पे। अच्छा, 1.91 मतलब 1.9, वो किधर आना है? हाँ, 1.9 किधर आना है? इनके दरमियान में, 1.8 और 2 के दरमियान, यानी आखिरी डब्बे के मिड में आना है। और ऊपर किधर आना है? 1.28, 1.3 कह लें, चले 1.3 किधर आना है? इसके दरमियान में, 1.2 और 1.4 के दरमियान में। तो 1.2 किधर है? छठा डब्बा, ये सातवां डब्बा, तो छठे और सातवें के दरमियान से लेके 9वें 10वें के दरमियान में। क्या था? यहां से लेके 9वें और 10वें के दरमियान में, ये तीसरी क्या है? x इज इक्वल टू, इसका मतलब यह है कि y जो मर्जी हो x 1.5 ही रहना। इसका मतलब है कि x ये 1.5, अच्छा 1.5 कहां होगा इसमें? 1.5 कहां होगा? इधर 7वें और 8वें डब्बे के दरमियान 1.5। x ने यहां से नहीं हिलना, y जो मर्जी हो, x ने इधर से नहीं हिलना। इसका मतलब है कि यहां करके लाइन ऊपर को बढ़ा दें। ये x इज इक्वल टू 1.5 का मतलब है, x इज इक्वल टू 1.5 का मतलब है y जो मर्जी हो, x ने 1.5 से नहीं हिलना, तो x को 1.5 पे लाके लाइन ऊपर बढ़ा दें। तो x को हमने लाना है 7.5 में, यहां और y इज इक्वल टू 1.5। उसका भी मतलब है कि ये 1.5, x जो मर्जी हो, y ने 1.5 से नहीं हिलना, तो यहां रख के लाइन इधर को बढ़ा दे, यानी 7.5 पे। ये थोड़ा सा ऊपर ही हो गया, लेकिन ये वैसे ही बाहर जा रहा है। और अगर आप इसको थोड़ा सा मूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने ग्राफ पे सारी लाइनें बना ली और अच्छा, अब जब आपने एक ग्राफ बना लिया ना, तो अब हमारा इन सारी दीवारों से हमने अंदर अंदर रहना है। तो हमारा फिजिबल रीजन क्या बन रहा है? ये एक पॉइंट इधर है, जो कि लाइनें मोटी है ना, इससे पतली लाइनें नहीं हो रही थी, तो हमने भी सिर्फ उसको ग्राफ की शक्ल बना के दिखानी है। हमने कौन सी असल में यहां से वैल्यू उठानी है, हमने तो सिर्फ ग्राफ की शक्ल दिखानी थी। तो फिजिबल रीजन है इन सब के अंदर अंदर। अब यहां पे हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? एक ये होगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक ये लाइनें थोड़ी सी क्लियर नहीं है ना, तो मैं आपको ना ये इससे दिखाता हूं। ये देखें, ग्राफ की शक्ल बन रही है कुछ ऐसी, और ये और ये। अब ये देखें, अलग अलग वाज़ेह हो रही हैं। अब देखिए पॉइंट्स कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। ठीक है, और इसको हम, ये पॉइंट्स हैं जी, ये पॉइंट्स हैं ये। तो एक पॉइंट हम लगा देते हैं यहां, एक पॉइंट हम लगा देते हैं यहां। मकसद सिर्फ उनको पॉइंट्स दिखाना है। एक पॉइंट लगा देते हैं यहां और एक पॉइंट लगा देते हैं यहां। एक मिनट रोकना। हाँ जी, ये 4 पॉइंट्स ओके। और वो जो लेबल नहीं लग पा रहा था, जब आप लेबल लगाएंगे ना, तो चलो एक ट्राई और करते हैं। यार इधर आया तो था, अभी आया था ना इधर।
इधर कहीं था भी ये लिखा हुआ, इस पर तजुर्बे करने पड़ेंगे आपको। अब आप उसको ना यहाँ, अच्छा वो रहेगा इनके अंदर ही, इधर नहीं आएगा। यानी जो लेबल लगने हैं ना, लेबल से मेरी मुराद है, मैंने इनको पॉइंट कहना है, इसको मैं ए कह दूंगा, इसको बी कह दूंगा, इसको सी कह दूंगा, क्योंकि आप एबीसीडी पॉइंट हेडिंग लगाएंगे तो उनको सॉल्व करके देंगे। तो वो जब लेबल लगाएंगे तो वो इस बॉर्डर के अंदर रहना है, बाहर नहीं आना है। तो एक ए इधर कर देना, बी इधर कर देना, सी इधर कर देना, डी इधर कर देना। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ गए, ए बी सी डी। अब यहां से हम ऑप्टिमल सोल्यूशन पे जाएंगे। ग्राफ दिखाना था, बना दिया, ये ग्राफ हो गया। अब यहां से हम वापस जाते हैं ऊपर स्टेप 5 पे और इनको कह देते हैं कि पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है जी? 6 नहीं है मेरे ख्याल में, 6 था। अच्छा पॉइंट ए था क्या? सबसे पहले हमने ये लगाया था, ये 1.14 लगाया था शायद, ठीक है, ये था। तो ए है x0 और y 1.14। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखते हैं। 0x प्लस, नहीं भाई, 2, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? 237 0 प्लस 287 इंटू 1.14 इज इक्वल टू 327। ये पॉइंट ए सॉल्व हो गया। अगर हमने पॉइंट ए किया तो टोटल एनपीवी आएगी 327 मिलियन। अच्छा अब चलते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जंक्शन है ना? ये वाला पॉइंट, ये इक्वेशन 1 2 है ना, ये इक्वेशन 1 और 2 का जंक्शन है। तो ये पॉइंट हमें कैसे मिलेगा? उनको सॉल्व करके। पॉइंट बी होगा सॉल्विंग इक्वेशन 1 क्या है जी? 400x प्लस 700y इज इक्वल टू 800 और 70x प्लस 105y इज इक्वल टू 134। अब आपने ये लिख दिया। अब एग्जामिनर ये यकीन कर रहा है कि आपको x और y निकालना आता है, तो आप कह देंगे कि x इज इक्वल टू 1.4 और y इज इक्वल टू 0.34। तो यहां से हमारे पास टोटल एनपीवी बन जाएगी। ये यहां भी मुझे टोटल एनपीवी कहनी चाहिए थी, टोटल एनपीवी जी बताइए इसका आंसर 4 to 9 मिलियन। अच्छा सी पॉइंट क्या है जी? सी पॉइंट क्या था ये? तीसरी और कौन सी क्वेश्चन? पहली या दूसरी? पहली कौन सी है? ये पहली है, ये दूसरी है। तो ये पॉइंट कौन सा है? दूसरी और तीसरी से। अब ये काम आपको ना वो जो पेपर पेन से मिला होगा, ये आपको वो चीज हेल्प करेगी, क्योंकि ये आपने एग्जामिनर को सिर्फ तकल्लुफन ये दिखाना था कि मैंने ग्राफ बनाया है, लेकिन खुद भी तो पहचानना है। तो वो आप यहाँ कागज पे बना के देख सकते हैं। तो पॉइंट सी क्या निकल रहा है? इक्वेशन 2 और 3 से। तो हम कह देते जी सॉल्विंग 2 है 70x प्लस 105y इज इक्वल टू 134 और तीसरी क्या थी? x इज इक्वल टू 1.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 1.5 है ना, और y इज इक्वल टू, जब आप इसमें x की वैल्यू डालेंगे तो y आ जाएगा 0.28। तो टोटल एनपीवी मिल जाएगी 237 इंटू 1.5 प्लस 287 इंटू 0.28 इज इक्वल टू 436 मिलियन। और लास्ट पॉइंट डी, पॉइंट डी कौन सा है हमारा?
ये y 0 है और x 1.5 है, तो हमारा पॉइंट डी है x इज इक्वल टू 1.5, तो टोटल एनपीवी हो जाएगी 237 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 356। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? पॉइंट सी। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया इस पॉइंट सी। देयरफॉर प्रोजेक्ट ए एंड सी नहीं, देयरफॉर 150% of project A and C and 28% of project B should be done. ये पार्ट ए है। अब ये मैं बोर्ड पे करता ना तो शायद इससे ज्यादा टाइम में हो जाता, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी जनाब, ग्राफ और आरटीएफ और वर्कशीट और अल्टरनेट मेथड कौन सा? तो फिर उसके लिए आपको ये सारे पॉइंट सॉल्व करने के बजाय आपको एक ही सॉल्व करना होगा, और उसके लिए आपको पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन से चलना पड़ेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अल्टरनेटिव मेथड जो बताया था वो बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा 237 और 287, और हम चूंकि मैक्सिमम 2 तक जा रहे हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन? 237x और 287y, तो 237 और 287 ये है। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि 400। तो अगर हम x 0 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 287, और अगर हम y 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 237। तो 1.39 और 1.69 आ गया। 1.39 मतलब 1.4 और 1.7, y 1.39 और x 1.69, तो 1.4 और 1.7 तक पहुंचाते हैं। और डॉटेड लाइन ले लेते हैं। क्या करना था? 1.4 होगा ये 7, तो यहां से कहां तक पहुंचाना है? 1.7 कौन सा होगा? मेरे ख्याल में 8 और 9 के दरमियान। इधर। तो इसको जब आप बाहर निकालेंगे, तो मेरे ख्याल में यही वाला ही कट होगा आगे। जब इसको हम बाहर गुजारेंगे तो मेरे ख्याल में ये बाहर बढ़ते बढ़ते इसी पे ही कट होगा आगे। तो ये ऑप्टिमम पॉइंट होगा, और बस हम इसी को सॉल्व कर देंगे। और ये हम बढ़ा के बाहर निकाल के दिखाएंगे कैसे, फिल्म चलाएंगे नहीं, हम जबानी देख के कह देंगे कि इसको अगर हम आउट करेंगे तो ये पॉइंट सी पे जाके इंटरसेक्ट करता है, तो इसलिए सी जो है वही ऑप्टिमम पॉइंट है। जी, कैपिटल राशनी का एक सवाल ये है, और अच्छा, 1 और आधा कर लेंगे तो जुमेरात को डिस्कस हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। एक है जी जून 23, ठीक है। इसमें कोई परेशानी सवाल किसी का है? शेयर कर दूं? क्या शेयर कर दूं? ये लेक्चर, ये सारी फाइल शेयर कर दूं? क्यों? ये तो खुद बनाए ना आप, ये तो खुद बनाए सारी फाइल। अच्छा, कैपिटल राशनिंग का ना एक सवाल आप कर दें। जून 23 अटेम्प्ट में, जून 23 पढ़ने में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल इतना मुश्किल नहीं है। ये भी डिस्कशन में आ जाएगा तो अच्छी बात है। मेरी बुक के अंदर ये क्वेश्चन है 35, पुरानी बुक में नहीं था। वैसे जिन्होंने पास्ट पेपर देखना हो तो जून 23 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए था। एक ये है, और एक ना इस चैप्टर है, पास्ट पेपर में देखना है जून 23 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, और अगर बुक में देख रहा है कोई तो मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 35 है। अच्छा, क्वेश्चन 35 मैंने तो शायद सारा सवाल ही पेस्ट किया हुआ है, तो उसमें पार्ट ए करना है बस। जो लीनियर प्रोग्रामिंग का एक सवाल और आया हुआ है वो आया हुआ है दिसंबर 23 में, और जिन्होंने पास्ट पेपर से देखना है तो दिसंबर 23 अटेम्प्ट क्वेश्चन 3 का पार्ट बी था। और अगर बुक में देखना है तो इस चैप्टर में नहीं, आप करेंसी वाले चैप्टर में आए, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट।
ये ना फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल था पार्ट ए, उससे जो वैल्यूज निकली थी जो कि रुपीज में निकली थी, उसके उसने पार्ट बी एक छोटा सा बनाया था कैपिटल लाशनिंग का। तो जिनके पास नई बुक है तो करेंसी रिस्क वाले चैप्टर में आए, उसमें आखिरी सवाल होगा शायद, या सेकंड लास्ट होगा, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है। इसमें ना आपने, अगर आप कैपिटल लाशनिंग की प्रैक्टिस और करना चाहें तो करना आपने ये है कि इसमें आपने इतनी सारी अंग्रेजी नहीं पढ़नी। ये मैं आपको बताता हूं कहां से पढ़नी है। जब 2 सफ़े गुजारने के बाद पार्ट ए लिखा आएगा, पार्ट ए, उसके बाद वाले जो 2 पैराग्राफ है ना वो है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर ही जो कैपिटल फंड्स अवेलेबल हैं वो लिखे हुए। पार्ट 2 सफ़े गुजरे, पार्ट ए आएगा लिखा हुआ, रिक्वायरमेंट ए नहीं मिला, रिक्वायर्ड ए मिल गया 15 नंबर। ये फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल है। उसके नीचे जो है ना 2 पैराग्राफ, ये है कैपिटल लाशनिंग, पार्ट बी 10 नंबर, ये पढ़ने हैं। लेकिन इसके लिए फिगर्स कहां से आएंगी वो मैं आपको ज़बानी लिखा देता हूं। वो असल में पार्ट ए से आनी थी, वो फिगर्स पार्ट ए से आनी थी, वो मैं आपको ज़बानी लिखा देता हूं, क्योंकि सोल्यूशन में भी आप ढूंढेंगे तो कहां से ढूंढेंगे, तो मैं आपको वो खुद ज़बानी बता देता हूं फिगर्स। एक प्रोजेक्ट चाइना प्रोजेक्ट है, चाइना, इसके कैश फ्लोज बता रहा हूं, रुपीज इन 1000 है, इसके कैश फ्लोज बता रहा हूं, 0 पे। अच्छा बल्कि चले मैं आपको बता ही देता हूं, आपने ना सॉल्यूशन पे जाना है, पार्ट बी की हेडिंग जहां से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है वहां इन्होंने कैश फ्लोज लिखे हैं। ये पार्ट ए से आ गए, ये पार्ट बी का सॉल्यूशन देखें जहां से शुरू हो रहा है, टेबल बना हुआ ना एक, बस ये कैश फ्लोज है, 0 1 2 3 4 5, ये कैश फ्लोज है। ये प्रोजेक्ट है जी, सॉल्यूशन में पार्ट बी जब शुरू हो रहा है कैपिटल लाशनिंग, पेज 476 है, 477, इसमें देखें शुरू में एक टेबल बना हुआ है। तो ये जो एक्सरे इन चाइना है ये एक प्रोजेक्ट है, और जो एमआरआई इन कराची है दूसरा प्रोजेक्ट है, और इन दोनों के कैश फ्लोज आपको दिए हुए हैं, और एनपीवी भी आप पेज ऊपर करके तो दोनों ऑप्शंस की एनपीवी ऊपर सॉल्यूशन से चेक कर सकते हैं। पार्ट ए से इनके एनपीवी भी निकल आई हुई है और कैश फ्लोज भी निकल आए। अब आपने उन कैश फ्लोज को लेके तो कैपिटल लाशनिंग सॉल्व करनी है, ये इसकी प्रैक्टिस एक और, ठीक है जी। अच्छा आई कैप की बुक भी सुन लें जो लोग पढ़ना चाहें। आई कैप की बुक के अंदर चैप्टर 2 3 4 5 6 और 8 ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। चैप्टर 2 3 4 5 6 और 8 ये सारी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, 2 3 4 5 6 और 8। तो जो टॉपिक पूरा कराता जाऊंगा तो फिर मैं आपको आईकेप की बुक से भी रेफरेंस बता दूंगा जो पढ़ना चाहें। चलें, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग बस दी एंड, और नमाज पढ़ लें तो फिर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू कराता हूं, ठीक है जी।